हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं स्टडी 71 पर। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे लाइट का पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संभव है, उत्तल दर्पण में नहीं। जो संयुग्मी फोकस होता है वो केवल अवतल दर्पण में ही संभव है, उत्तल दर्पण में संभव नहीं है। बात करते हैं रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, रेखीय आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, जो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का रेशियो होता है, उसे रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे एम से डिनोट करते हैं। एम इक्वल टू by2/1 इक्वल टू -v/u। ये इसका जो है फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे जो b है ये प्रतिबिंब की लंबाई है और u होता है जो ये वस्तु की लंबाई होती है। दोनों का जो रेशियो होता है उसे रेखीय आवर्धन कहते हैं। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होता है। बात करते हैं अवतल दर्पण की यूज। व्हाट इज द यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर्स? अवतल दर्पण के उपयोग, दाढ़ी बनाने में उपयोग होता है इसका। टेबल लैंपों के जो शेड होते हैं उनमें उपयोग होता है। मोटर कारों, रेलवे इंजनों, स्टीमरों तथा सर्चलाइट इत्यादि में इसका उपयोग होता है। और डॉक्टर जो प्रकाश की किरणों को अवतल दर्पण से परावर्तित करके आँख, नाक, दांत, गले में डालते हैं। नोट आपको ये कर लेना चाहिए। परावर्तन के पश्चात प्रकाश एक समांतर किरण पुंज के रूप में चलता है। जी दोस्तों, आपको पता है जब कभी भी कोई रे किसी पॉलिस्टर व चिकने तल पर गिरती है तो उसके बाद में वो लौट जाती है। तो जैसे ही प्रकाश लौटता है तो वो एक समांतर किरण पुंज के रूप में चलता है। बात करते हैं इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है प्रकाश का अपवर्तन, रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करता है। प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में एंटर करता है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जैसे ही जब प्रकाश जो होता है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उस टाइम पे उसका वेग एवं डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाती हैं। उसका जो वेग और दिशा दोनों चेंज हो जाती हैं, लेकिन उसकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी, वो नहीं बदलती है। अपवर्तन के जो नियम हैं वो पहला नियम है आपतित किरण आपतर बिंदु पर अविलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। जो आपतित किरण होती है और जो अपवर्तित होती है और जो आपतन बिंदु होता है वो तीनों एक ही तल में होते हैं। और इसका जो सेकंड लॉ है वो sin I/sin R इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। जो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की जो ज्या होती है उसका जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट होता है और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट नियम है और ये एग्जाम में सीधे सीधे जो है पूछ लिया जाता है। बात करते हैं इसके फिगर की। कि देखिए ये कोई दो मीडियम दिए हुए हैं, इसको मीडियम 1 और इसको मीडियम 2 से रिप्रेजेंट किया गया है। ये कोई प्रकाश की किरण है, ऐसे करके एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश, यानी माध्यम 1 से प्रवेश करती है तो यहाँ पे जो आपतन कोण बनता है वो I बनता है आपतित किरण के साथ में। और जो अपवर्तित किरण होती है यहाँ पे जो अपवर्तन कोण होता है यहाँ पे जो R बनता है। तो दोस्तों ये आपतित किरण हो गई, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये माध्यम 1 हो गया, ये माध्यम 2 हो गया और इसका जो अपवर्तनांक है वो n1 हो गया और इसका जो अपवर्तनांक है वो n2 हो गया। मान लेते हैं कि ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। बता दूं विरल माध्यम का मतलब जैसे वायु वगैरह कुछ भी मान सकते हैं, और जो सघन माध्यम है उसका मतलब कोई कांच हो सकता है या जल वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे नोट करने की जो है b इक्वल टू c/n, जो वेलोसिटी होती है वो c/n होती है। तो c की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है और n क्या है यहाँ पे अपवर्तनांक है।
बात करते हैं जो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज ग्रेटर देन 1। तो इसके लिए केस 1 की बात करते हैं। यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, मान लेते हैं जो प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो जो है हमें पता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। जैसे मान के चलते हैं कि साइन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट होता है तो N2 अपॉन N1 हो गया। ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आ गया और ये पहले माध्यम का अपवर्तनांक आ गया। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो हमेशा याद रखेंगे जो साइन आई अपॉन साइन आर होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसे सोल्व किया तो N2 इज ग्रेटर देन N1 हो गया, तो साइन आई इज ऑल्सो ग्रेटर देन साइन आर के हो गया। तो यहाँ से हमें पता लगा कि आई इज ग्रेटर देन आर हो गया एंड आर इज लेस देन आई हो गया। तो हम कहेंगे जब कभी भी किरण जो है प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, जैसे कि आपको मैं यहाँ पे फिगर में दिखा देता हूँ। जैसे इस किरण यहाँ से ऐसे आई, इसके बाद में इसने दूसरे माध्यम में एंट्री की और हमें पता है कि पहला जो माध्यम है वो विरल है, दूसरा माध्यम क्या है वो सघन है, सघन माध्यम है। जब विरल से सघन में जा रही है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 क्या है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो आपको पहले पता है कि N2 इज ग्रेटर देन N1 था, तो इस बार क्या होगा कि N2 इज लेस देन N1 हो जाएगा। जैसे ही N2 इज लेस देन N1 हो जाएगा तो I इज लेस देन R हो जाएगा एंड R इज ग्रेटर देन I हो जाएगा। तो जो अपवर्तित किरण होगी वो अविलंब से दूर हट जाती है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो कि अगर इसका उल्टा हो जाए, अब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश न जा करके और सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो जो प्रकाश की जो किरण है, जो अपवर्तित किरण है वो अविलंब से दूर हट जाती है। केस नंबर 3 की बात करते हैं। केस नंबर 3 है यदि I इक्वल टू 0 है देन R इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था कि I और R दोनों इक्वल होते हैं, I और R दोनों इक्वल होते हैं, यानी जो अपवर्तन कोण बनता है, जैसे I इक्वल टू 0 है तो R इक्वल टू भी 0 होगा। तो उसके लिए क्या होता है, किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, तो किरण पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, न वो अविलंब की ओर मुड़ती है न अविलंब से दूर हटती है, वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। और याद रहे कि जब प्रकाश की किरण या प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करता है, प्रवेश करता है, तो उसकी तरंग दैर्ध्य बदल जाती है और उसकी जो है वेलोसिटी बदल जाती है, वेग बदल जाता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। नहीं बदलती है। बात करते हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ईयर। जो रेज होती हैं उनकी जो उत्क्रमणीयता है उसकी बात करते हैं। तो केस नंबर 1, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मान के चलते हैं प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और हमें पता है साइन आई आर इक्वल टू 1n2 होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे अगर ANG लिखा हुआ है या ANW लिखा हुआ है तो हम कहेंगे कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अगर ANG लिखा हुआ है तो हम कहेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ऐसे ही अगर 1n2 लिखा हुआ है तो इसे पढ़ेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब अगर सेकंड केस में जब किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रवेश करे तो आपको पता है कि प्रकाश जो है जब किसी भी पॉलिस्टर और चिकने तल पर गिरता है तो उसके बाद में वो बैक हो जाता है। तो किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाएगी तो उसके बाद में क्या होगा 2n1 साइन आई साइन आर अपॉन साइन आई, तो उसका उल्टा हो जाएगा, इक्वल टू 2n1 होगा
तो इसको पढ़ेंगे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इसे बी से डिनोट कर लिया। इक्वेशन ए एंड बी, दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई करने पर, जब दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, तो साइन आई और साइन आर की जो वैल्यू है, साइन आई अपॉन साइन आर हो गया, यहाँ साइन आर अपॉन साइन आई होगा। दोनों की मल्टीप्लाई करने पर साइन आई से साइन आई कैंसिल, साइन आई से साइन आई कैंसिल हो जाएगा और साइन आर से साइन आर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 1n2 गुणा 2n1 बराबर 1 आएगा। और हम कह सकते हैं कि 1n2 इक्वल टू 1/2n1। कभी भी अगर हमें पता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू 1 है, तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू 1 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का। तो बात करते हैं क्रांतिक कोण के बारे में। क्रांतिक कोण क्या होता है, बात करते हैं क्रांतिक कोण के बारे में। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल सघन माध्यम में बनता है, ये हमेशा याद रखेंगे। और इसका जो आपतन कोण होता है वो 90 अंश होता है। बहुत ही शॉर्ट में बता दिया है क्रांतिक कोण को, कोई डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आप किसी एकेडमिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो आपको जो है बहुत सारा जो पढ़ना है। आपको केवल एग्जाम के बेसिस से शॉर्ट में पढ़ना है, जिससे कि 40 सेकंड में आपको कैसे किस तरह से आप जो क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे उसको आपको देखना है। तो अगर दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने भाई के यूट्यूब चैनल स्टडी 71 को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों बात करते हैं कूड़ांतरिक परावर्तन की। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है कूड़ांतरिक परावर्तन। तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा कि कूड़ांतरिक परावर्तन क्या होता है। कूड़ांतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। आपको पता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है, तो प्रकाश के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही प्रवेश करना चाहिए। और आपको पता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो जो अपवर्तित किरण होती है वो अविलंब से दूर हट जाती है। और इसके लिए जो सेकेंड नेसेसरी कंडीशन है वो आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। आपको पता है जो क्रांतिक कोण होता है वो 90 अंश से बड़ा होता है, यानी उसके लिए आपतन कोण 90 अंश होता है। और इस तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, तो ये ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। इसे ही जो है कूड़ांतरिक परावर्तन कहते हैं। और कूड़ांतरिक परावर्तन के मैं आपको जो है एग्जाम्पल भी बताऊंगा कि किस तरह से कूड़ांतरिक परावर्तन पर डिपेंडेबल क्वेश्चंस एग्जाम में रेज्ड होते हैं सीधे सीधे। तो अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, सबसे पहले जानते हैं अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध क्या होता है। तो 1n2 इक्वल टू 1/sin c। 1n2 से मतलब है मेरा कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू 1/sin c होता है। यानी कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा होता है, तब उसके लिए जो है क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध कुछ इस तरह से होता है। बात करते हैं प्रकाश कांच से वायु में जा रहा हो, ऐसा अगर हम मान लें तो ANG इक्वल टू 1/sin c। मैंने आपको बताया था जो ANG होता है इसको पढ़ने का तरीका होता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो पूर्णांतरिक परावर्तन के जो कारण है, किस तरह से जो पूर्णांतरिक परावर्तन पर जो डिपेंडेबल जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जल में परख नली का चमकीला दिखना। आपको पता है कि जल में जो परख नली होती है वो चमकीली दिखाई देती है, क्यों? क्योंकि वो प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण चमकीली दिखाई पड़ती है। तो उसका मेन कारण होता है पूर्णांतरिक परावर्तन। आपने देखा होगा कांच में पड़ी दरारों का चमकना, कांच में जो दरार पड़ जाती हैं वो चमकने लगती हैं, तो ऐसा भी पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण होता है। और हीरे का चमकना, और हीरा भी जो चमकता है वो पूर्णांतरिक परावर्तन के ही कारण चमकता है। और रेगिस्तान में जो मारीचिका, रेगिस्तान में जो मारीचिका बन जाते हैं वो भी